ये आपके घर के साइड में पान वाले भैया, समोसे वाले भैया, पकौड़ी वाले भैया, हट्टी वाले भैया और कबाड़ी वाले भैया सब करोड़पति हैं। क्यों? देखे नहीं ना कभी इतने सारे पैसे एक साथ? हैं? फट गई ना? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ दिन पहले कानपुर में सर्वे करने निकली तो क्या देखती है, कबाड़ी वाले भैया हैं, उनके घर से 3 से ज्यादा कार्स मिली हैं और ये अमीर लोग टैक्स भी नहीं भर रहे थे जितना इनकी इनकम के हिसाब से होना चाहिए था। और जीएसटी को तो दूर दूर तक भूल जाओ। किसी ने सच कहा था, गरीब हो या अमीर, जिसके सामने कटोरा लेके खड़ी हो दुनिया, पहचाना नहीं हमारे गोलगप्पे वाले भैया। आज इसी रियलिटी के पीछे हम जाएंगे कि क्या ये सच में मुमकिन है और कौन है ये 265 रोड साइड मिलियनेयर्स, और ऐसा क्या ही हो गया कानपुर में कि आईआईटी ब्रांच से ज्यादा मिलियनेयर्स इनके पान यूनिवर्सिटी से कैसे निकल रहे हैं। The person you are trying to call is currently busy. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कानपुर इंडिया का मैनचेस्टर कहलाया जाने वाला ये शहर आज एक मेन सेंटर भी है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए। वहीं बिकॉन्जगंज के एक स्क्रैप डीलर की 3 प्रॉपर्टीज मिलती हैं जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा की है। उससे थोड़ी दूर 2 पान की दुकान है आर्य नगर में, एक स्वरूप नगर में और 2 बिरहाना रोड में स्थित 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई इनके द्वारा कोविड में। अगर आपको लगता हो कि वो किराए की गाड़ियों में स्ट्रगल करके जो कि करते हैं और उस स्ट्रगल के बाद वो अपनी एक दिहाड़ी निकाल पाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसे ही नाश्ते वाले भैया मॉल रोड के बाहर 1,25,000 का रेंट दे रहे थे अपनी अलग अलग किराए की गाड़ियों के लिए। एक चाट वाले भैया जो कि बिरहाना रोड और मॉल रोड में स्थित है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये पहली बार भी नहीं है। 2019 में भी कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ अलीगढ़ ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे की रिपोर्ट में एक नाश्ते वाले भैया का एनुअल टर्नओवर 60 लाख था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, अब इन दुकानों को देखो, लग रहा होगा ना कि क्या मतलब कुछ भी, मतलब अगर ये करोड़पति होते तो क्या ये रेडी और बंजर दुकानों पे अपने काम कर रहे होते। और ऐसी कितनी ही दुकानें होंगी आपके शहर में भी, यहाँ पर कस्टमर की लाइन कुछ ऐसे लगी रहती है जैसे फ्री में इंडिया पाकिस्तान की टिकटें बिक रही हूँ। लेकिन फिर भी उन दुकानों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कभी चेंज नहीं होता और उनके मालिक लोग भी वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। फिलहाल कुछ दिन पहले मैं कानपुर अपने घर केरला से जा रहा था। वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे बंदे से जो कि 32 साल की उम्र का था। उसको अचानक कुछ तलब लगती है और अब वो अपना ब्रीफ केस को खोलता है और उस ब्रीफ केस से 100 पान मसाला के पैकेट्स बाहर गिर जाते हैं और मेरे मुंह से ना चाहते हुए भी निकल जाता है कि क्यों। कोरा का ये पोस्ट 2017 में किया गया था और ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स तो इतने है ही करोड़पति, जो पान बेचते हैं वो भी करोड़पति हैं और बहुत शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कानपुर के इतिहास में। आखिर ये शुरू कहां से हुआ? आपको याद है इंडिया और न्यूजीलैंड का कानपुर में एक मैच के दौरान क्या हुआ था? ये वीडियो वायरल हुआ था। अरे बिटवा, 10 में से 7 लोग हमें चबाए जा रहे हैं, समझे? बहुकाल है हमारा इधर। तुम्हारे मुन्ना भैया बाद में आए होंगे, समझे? 1970 में कोठारी अंकल ने पान पराग की शुरुआत करी थी कानपुर में 12,000 रुपए और 150 स्क्वायर फीट की जगह से। लेकिन क्या आपको पता है मुगलों के जमाने में पान को एज एन महत्व कैसे दिया जाता था? मजे लेने के लिए, खुशी का माहौल होता तो पान को सर्व किया जाता उस टाइम पे। कोठारी अंकल ने इस चीज को समझ लिया और इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने टिन के डब्बों में प्रीमियम क्वालिटी पान मसाला बेचने चालू किए और स्टेटस सिंबल के तौर पे उन्होंने लोगों के सामने ये डिब्बी रख दी। पान पराग जैसे ही बहुत से पान मसाला मेकर्स आज कानपुर में हैं और पान पराग लगभग अपने सारे ऑपरेशंस कानपुर से शुरू करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पैकेजिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और मार्केटिंग, जिसकी वजह से जो लोग नहीं भी खाते थे वो भी उन्होंने शुरू कर दिया और उस आग में पेट्रोल डालने का काम किया इस एड ने। घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। और उस टाइम पे लगभग 70% एड्स पान पराग की टीवी पे चलती थी और जिसका नतीजा ये रहा कि लोग मिठाई की जगह भी पान पराग से स्वागत करने लगे। पान पराग। और 1970 में जो डावरी प्रथा चल रही थी, वहाँ ये लोग कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। और सीधा सीधा इन्होंने डावरी के खिलाफ अपना ये मूवमेंट चलाया। अरे
तुम तो दहेज के खिलाफ हो, हम तुम्हारे साथ हैं भैया। यहाँ पर डाउरी को रिप्लेस करने की बात हो रही है पान पराग से, और देखा पान पराग का लोगों के अंदर बहुत अच्छा ब्रांड बनने लगा है। तो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने 1985 में जापान से मशीनरी मंगाई और 5-5 ग्राम के शैशेज में पान मसाला को बेचा, जो अल्टीमेटली शैम्पू की कंपनीज ने भी अपना लिया था। अब तो तेल मक्खन भी वो भी आ रहा है उसमें। ये अपने आप में कितना बड़ा रेवोल्यूशन था। तो इस चीज से क्या हुआ, यूपी और कानपुर में लोगों को पता चल गया कि बेस्ट क्वालिटी का अगर दुनिया में कहीं पान मसाला मिल सकता है प्योर, तो वो कानपुर ही है भैया। और जिस शहर में किसी लार्ज कंज्यूमर बेस के लिए इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली उस शहर को फायदा होता है। हम क्यों कहते हैं कि एप्पल को इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सस्ते मिल जाएंगे फिर हमें आईफोन्स और एप्पल प्रोडक्ट। वैसे ही अगर कोई चीज उस शहर में ही प्रोड्यूस होती है तो वो शहर वालों को सस्ते में मिल जाती है। वहीं इन स्मॉल वेंडर्स ने क्या किया, अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, डायरेक्टली कंपनी से मसाला लेकर MRPs पे बेचा, यूपी, बिहार, कानपुर और अपने स्टेट्स के बाहर, जिससे अल्टीमेटली इनको ज्यादा प्रॉफिट मिला एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, जो कि स्वाभाविक था। और इतनी सेल हो गई कि भाई प्रॉफिट के आसमान नहीं छू रहे थे, वो स्पेस में जा रहे थे। एग्जांपल के लिए वही कोरा पोस्ट पे हम चलते हैं और नीचे देखते हैं, आपको जवाब मिलेगा, अरे ये तो मेरी प्रूफ है मर्दानगी और मेरी ताकत का, पान मसाला। अगर आप आज की एड्स भी देखें और नोटिस करें तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज तो हैं, वो तो मान लिया, लेकिन वो कह क्या रहे हैं इस एड की शुरुआत में देखिए। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। मतलब जो खा रहा है वो खिलाड़ी है खतरों का। और इस कारण से भी कैंसर कैपिटल बना कानपुर। और वहीं जब नाश्ते वाले करोड़पतियों की बात आती है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कानपुर सिर्फ पान मसाला प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि टेक्सटाइल, लेदर मेकिंग, फर्टिलाइजर्स, आर्म मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है। मतलब इतना ज्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्री वर्क है कि बाहर से भी लेबर आती है यहाँ पर काम करने, और उनके लिए सबसे पहला जो घर से निकल के नाश्ता होता है वो यही होता है। और अल्टीमेटली ये चीजें आप जब प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो पॉल्यूशन भी होगा। और यहीं से रोल आ जाता है रैक पिकर्स का भी, जो हमें सुनने को मिला उनके पास भी 3 प्रॉपर्टीज है। कानपुर हर दिन 1500 टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और इसके लिए कानपुर नगर निगम ने 400 सेंटर्स बनाए जहां आप वेस्ट को डंप कर सकते हैं रिसाइकलिंग के लिए। वहां से 132 गाड़ियों में 3000 सफाई कर्मचारी ट्रांसपोर्ट करते हैं शहर का कचरा उस डंप के अंदर, और ट्रांसपोर्ट करने में लगभग 42 करोड़ रुपए उसका एनुअल कॉस्ट आता है, जो कि अब आधा हो चुका है रिपोर्ट्स की माने तो। अब इस कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी के लिए जो फाइनेंस चाहिए होता है वो ग्रांट देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। कौन सी कम्युनिटी को? रैक पिकर्स को, जो अल्टीमेटली रिसाइकेबल वेस्ट को अलग करते हैं वेस्ट साइकिल में से। उसमें से भी कुछ लोग प्राइवेटली अपना काम खोलते हैं और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि ट्रक्स को रेंट पे और लेंट भी किया जाता है इस काम के लिए, जिससे अच्छा रेवेन्यू बन सके। स्क्रैप अंकल को भूल गए क्या शार्क टैंक वाले? उन्होंने क्या कहा था? कौन सी केसेस में आप डायरेक्टली रिसाइकलर तक पहुंच पाए? आयरन और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो वहां तो बहुत पैसे बनते होंगे सर। एवरेज की बात करें तो कस्टमर से लेकर रिसाइकलर तक 45% का है। 45%? हाँ, कस्टमर से लेकर वहां तक का। वाह। जो एक कबाड़ी वाला है वो नॉर्मली 30 से 35 हजार कमा लेता था पहले, बट अभी हमारे साथ जो कलेक्शन पार्टनर्स हैं वो 60 से 70 हजार रुपए महीने कमाते हैं। 60 से 70 हजार रुपए महीना? 60 से 70 हजार महीना। हाँ। ये दिल्ली की बात है और कानपुर इसका एपिसेंटर है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतने ही अमीर हैं तो यार BMW, मर्सिडीज में इन्हें जाना चाहिए ना, तब क्यों नहीं जाते ये लोग? आपने डॉली चाय वाले का नाम सुना है? हाँ, यही वाले भैया। चलो मान लिया कि इनका स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि इसके लिए बाइक की जरूरत पड़ती है, लेकिन खरीदी भी तो ये चाय बेच के ही होगी ना। वैसे चाय वाला के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया अपना आई बटन पे। अब इनके 3 बड़े रीजंस हैं कि ये दुनिया को क्यों नहीं दिखाते। और मान लेता हूँ अगर ये करोड़पति ना भी हो, लखपति, वो आप भीड़ देख के समझ जाते हैं। इनका पहला रूल आता है नो झंझट। फंडा सिंपल है, सामान खरीदो, बनाओ और बेचो, लगे हाथ। कभी आपने देखा है किसी कचौड़ी और समोसे की दुकान पे वो पक्का बिल छाप रहा है और आपको काट के दे रहा है? नहीं ना। और इतनी भीड़ होती है कि छोटी छोटी चीजों का भी अगर बिल बनाने लग जाए तो क्या काम करेंगे यार। अब यहाँ रोज रोज का काम चल रहा है, तो बिल ही नहीं तो टैक्स भी नहीं। लोगों को पता है मुझे खाना है, मतलब खाना है। अब उसके लिए पहले मैं पर्ची काटूं, लाइन में लगूं? रहने दे भाई, मैं किसी और से ले लेता हूँ। दूसरा, इनको टैक्सेशन, बिलिंग, अकाउंटिंग से कोई मतलब ही नहीं है। इतना ज्यादा ये समझते नहीं और डिटेल्स में ये जाते नहीं, क्योंकि सीधा सीधा जब पैसा मिल रहा है, उसको सामान दे रहे हो, गले में पैसे गए,
खत्म। और दिन खत्म होने के बाद गले से पैसे निकाले, बांटना चाहो तो बांट दिया, वरना घर लाके रख दिए। वो तो भला हो यूपीआई का कि आईटी डिपार्टमेंट को थोड़ा सर्वे करने का मौका मिला है। तीसरा, इनकी मेंटेलिटी। ये वही मेंटेलिटी है जो फुकरे पिक्चर में आपको देखने को मिली थी। काय लग रही है मेरे नोटों को? गांधीनगर में 12 दुकानें हैं मेरी, सब किराए पर, सारा पैसा व्हाइट है, कर्म मेरे ब्लैक हैं बस। फिर वही बात आती है कि इनको वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता, और वेस्टर्न कल्चर को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी ना देना भी ये एक बड़ा रीजन निकल के आता है। इनको पता है जब चीज कोई चल रही है तो उसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, और रिस्क फैक्टर इसमें कम है तो ज्यादा रिस्क लेने का ये सोचते भी नहीं है। इसका सबूत आपको खुद मिल जाएगा। अगर आप किसी दुकान पे जाओगे, भीड़ लगी पड़ी है, और आप पूछ लो उस बंदे से, क्या कैसा चल रहा है काम? बस साहब जी आपका आशीर्वाद है और भगवान की दया से सब बढ़िया चल रहा है। भले ये बिजनेस के बारे में लॉन्ग टर्म का ना सोचे, लेकिन अपनी खुद की लाइफ के बारे में जरूर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब ये लोग मार्केट में आते हैं तो ये दो चीजों पे फोकस करते हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस पे सबसे पहले यही जाते हैं गोल्ड की दुकान पे। टियर 2 सिटीज में जरूर होता है। और किसी की तू मैं इनसे हो गई तो समझ लेना कि ये यही बोलेंगे, अबे तू आकर किसको दिखा रहा है, 100 बीघा जमीन है मेरी गाँव में, समझा। पांचवा, स्मार्ट एक्सपेंसेस। और उसके लिए ये अपने लेबर्स को हायर नहीं करते, वेजेस पे रखते हैं कि जब काम करने आओगे तो उस दिन के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अंत में अर्ज किया है कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जिंदगी मेरी मेरा फैसला, कुछ मुझे भी मिला तो इसमें तुझे क्या गिला। वैसे लेफ्ट वाली वीडियो देखा, 10 बाय 10 का कैफे कैसे 4.5 करोड़ रुपए जनरेट कर रहा है, और राइट वाली वीडियो में चाय वाले फ्रेंचाइजी चाय वाले से इतने प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं, उसका स्टिंग ऑपरेशन देखना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।